प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हम एक बार आपके साथ में हैं। आप आज 10वीं क्लास की ये जो पुस्तक है समकालीन भारत 2 दिखाई दे रही है। इसी का जो पहला अध्याय है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला अध्याय है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मिट्टी से संबंधित, या मिट्टी को हम भूगोल में मृदा कह देते हैं। मृदा, ठीक है। तो मृदा क्या है? मृदा जानते हैं हम लोग, मिट्टी कहलाती है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में जो है पृथ्वी का जो जितना भी ऊपरी भाग है, ठीक है, जिस भी भाग है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो चट्टान, छोटी मोटी कंकड़ पत्थर हो, बालू रेत हो, सभी चीज़ों को जो है भूगोल की भाषा में कहा जाता है मृदा, ठीक है, या मिट्टी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम समझें, देखिए आप लोग 10वीं के विद्यार्थी हैं, परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से जो चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी वो हम आपको बताते जाएंगे कि ऐसा लिखिएगा, ठीक है। बाकी हम पूरा बताएंगे आपको, उतना मतलब लेना तो है, लेकिन उसको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखना है आपको, उसको हम अलग तरीके से बताते जाएंगे। आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मृदा जो होती है इसका जन्म होता है, जैसे आप लोगों का जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, अन्य जीव जंतुओं का जन्म होता है, वैसे मृदा का भी जन्म होता है ना। तो मृदा का जन्म होता है, इसके जो है मूल सेल कहलाती है। मूल सेल या इसका जो जन्म होता है वो चट्टान से होता है। किससे होता है? चट्टान से। चट्टानें टूटेंगी, टूटेंगी तो क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। जैसे कि पत्थर है, पत्थर टूटता जाएगा, पानी में बहेगा, टुकड़े होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। फिर आप देखेंगे, अगर आप मिट्टी को हाथ में ले लें और उसको धो लें अगर पानी में, तो देखेंगे कि रेत आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिट्टी के निर्माण में चट्टान और ह्यूमस, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ह्यूमस क्या कहलाते हैं? जीव जंतु और वनस्पति के सड़े गले जो अवशेष होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक पत्ती गिरी या कोई जानवर, उसकी मृत्यु हो गई, तो पानी बरसात के टाइम पे आया और उन पूरे सड़े गले अवशेषों को ले जाकर एक जगह क्या किया? जमा कर दिया। वो जो अवशेष हैं वो क्या बनेंगे? कुछ समय बाद जब वो सड़ेंगे तो वो बनेंगे ह्यूमस, ठीक है। जीव जंतु और वनस्पति के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, मतलब उसके सड़ने से जो बनता है वो ह्यूमस कहलाता है। तो हमने समझा मृदा का निर्माण किससे होता है? मूल सेल से होता है या जनक पदार्थ से होता है। जैसे जनक पदार्थ उसका चट्टान होता है ना। और इसका जो निर्माण होता है उसमें जीव जंतु और वनस्पति के जो सड़े गले अवशेष हैं वो भी मिले हुए होते हैं। इन दोनों चीज़ों से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ह्यूमस किसे कहते हैं, तो आप आसान भाषा में लिखिएगा, जीव जंतु एवं वनस्पति के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। लिख लेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं इसका। ह्यूमस के बाद हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मृदा का निर्माण कहीं पर होगा तो जैसी वहाँ पर जलवायु है, जलवायु के आधार पर हो सकता है। उच्चावच है, वहाँ पर वनस्पति किस तरीके की है, उस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होगा। आप लोगों को हम बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको उतने काम की है नहीं है, ठीक है। तो किसी मृदा का निर्माण होने के लिए वहाँ की जलवायु का योगदान होता है। जैसे मान लीजिए कि बात मरुस्थली भाग में, जहाँ वनस्पति नहीं है, तो वनस्पति नहीं है तो वहाँ मिट्टी तो होगी, लेकिन वहाँ पर वनस्पति के अवशेष कम पाए जाएंगे, मतलब ह्यूमस की कमी आ जाएगी, ठीक है। जिस क्षेत्र में जंगल होंगे वहाँ पर ह्यूमस की अधिकता होगी, ठीक है। क्योंकि भाई पत्तियाँ गिरेंगी, जीव जंतु रहेंगे, वो मरेंगे, तो उससे क्या होगा? ह्यूमस बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ें जो है किसी भी जलवायु के हिसाब से, उसकी भू आकृति के हिसाब से, उसके जो ऊंचाई है, उच्चावच है, उसके आधार पे मिट्टी जो है अलग अलग तरीके की पाई जाती है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मुख्य लक्ष्य की ओर, जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, मिट्टी को आप लिखेंगे, मृदा को, उसके रंग, गठन, आयु, संरचना व भौतिक गुणों के आधार पर
भौतिक गुण के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा जाता है, निम्न भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, आप लोग इसको रटने नहीं लगना है, आपको प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा, मृदा या मिट्टी के प्रकारों को समझाइए। तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, आयु, रंग, संरचना याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, रटिएगा नहीं, आप लिखिए सीधा सीधा कि मिट्टी को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जाता है या 6 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में, जिनकी हम चर्चा अभी यहाँ पर आगे करेंगे। पहला जो है, हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा क्या होता है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा मतलब होता है नदियों के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि बात ये कहीं पर नदी है, ठीक है, इसके कुछ भाग जो है जो नीचे हैं, क्या हैं? नीचे वाले भाग हैं। आप देखते होंगे इस नदी में जब पानी आएगा, बाढ़ आएगी, तो ये आसपास के क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी क्या हो जाएगा? फैलते जाएगा। नदी से ज़्यादा हो जाएगा पानी तो कहाँ फैलेगा? आसपास के क्षेत्रों पे। अब जब बाढ़ ख़त्म होगी तो पानी तो चला जाएगा, लेकिन मिट्टी वहाँ छोड़ के चला जाएगा। तो जो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है वो कहलाती है जलोढ़ मृदा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा जो है, इसकी जो आयु है, इसकी भी आयु है, इसकी आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा क्या होती है? बांगर मृदा होती है, इसका अंतर पूछा जाता है आप लोगों को, बांगर और खादर में अंतर। अब हमने थोड़ी देर पहले नदी बनाया था, फिर से बना देते एक बार। ये नदी देखिए, इसके जिस क्षेत्र में बाढ़ के पानी, जब बाढ़ आता है तो पानी जो है फैल जाता है हर साल, ठीक है, तो यहाँ नई मिट्टी आ जाती है। तो नई मिट्टी आ जाएगी तो ये क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी फैल जाता है ना, तो ये क्षेत्र कहलाता है खादर, ठीक है। और इसके ऊपर का जो भाग होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, ऊपर का जो भाग बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, ये बांगर। तो बांगर क्या है? पुरानी मृदा है बांगर। देखिए, सबसे पहले तो इसका अंतर जो है हम बता दें आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए, 3 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे आप लोगों के। सुनिए, यहाँ पर लिखिए इस तरीके से, ऐसा बनाइएगा खंड और यहाँ पर लिखिएगा क्रमांक और 1 नंबर डालकर लिखिए बांगर। बांगर के बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे बांगर भूमि में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? खादर भूमि में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? पूरा लिखेंगे, खादर भूमि में बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये कर लेंगे, लिख लीजिएगा। फिर दूसरा देखिए, बांगर भूमि ऊंची जमीन है, इसलिए तो यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। तो आप लिखेंगे यह कौन सी जमीन है? ऊंची भूमि है या उच्च भूमि है, ठीक है। और यह क्या है? इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? इस भूमि की ऊंचाई क्या है? अधिक है, ऊंचाई अधिक है। और दूसरे की क्या लिखेंगे? इसकी ऊंचाई क्या है? कम है, ऊंचाई कम है। मतलब देखिए, ऊंचाई की ऐसी बात करते हैं जैसे कि ये नदी इधर बह रही है और यहाँ पर है ये वाला भाग जहाँ तक बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है, और इसके ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुँचता है। तो ये उच्च भूमि हुई और ये वाली हुई निम्न भूमि, है ना। अब देखें, अब तीसरी बात है कि ये बाढ़ का पानी हर साल आ रहा है, तो ये जो मिट्टी है खादर मिट्टी, ये नीचे वाली ज़मीन क्या कहलाती? खादर। और ऊपर वाली क्या कहलाती? बांगर।
तो बांगर जो है कम उपजाऊ होती है। आप लिखेंगे बांगर मृदा कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। खादर मृदा में लिखेंगे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। अब यहाँ से आप पानी, मान लीजिए की बात, आप कुआं खोदोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर कुआं खोदोगे तो आपको नीचे तक खोदना पड़ेगा अधिक गहराई में, और यहाँ पर अगर आप कुआं खोदोगे तो कम गहराई पे पानी मिल जाएगा। तो यही बात है। आप ये अंतर भी लिख सकते हैं, खुदाई करने पर, इस भूमि में खुदाई करने पर, इस भूमि में खुदाई करने पर गहराई में जल प्राप्त होता है, गहराई में जल प्राप्त होता है। और यहाँ पर कम गहराई में, पूरा लिखेंगे, इस भूमि में खुदाई करने पर कम गहराई में पानी उपलब्ध होता है, कम गहराई में। ठीक है, ये समझ गए अंतर। अब यहाँ ये कम उपजाऊ है और ये अधिक उपजाऊ, मतलब खादर अधिक उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है। अब आप मिट्टी की इस संरचना को देखेंगे, आप बाढ़ के समय पे जाएंगे अगर, तो आप देखेंगे जो नदी के किनारे वाले हिस्से हैं जो डूब गए हैं, यहाँ पर महीन कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और नदी से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, इसका कणों का आकार क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आप इसको लिख सकते हैं कि जो बांगर भूमि है उसमें जो है कंकड़ पत्थर है ना, या मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है, और जो खादर ज़मीन है वहाँ पर पतले, मतलब छोटे छोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है, अधिक उपजाऊ मिट्टी है ना। ये सब चीज़ें 5 अंतर हमने बता दी। आपको कितने लिखने हैं, 3 ही आप लोगों को लिखने होंगे, बन जाएगा ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। हम तो जलोढ़ मिट्टी समझ रहे थे। जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। ठीक है, क्या लिखेंगे जलोढ़ मृदा को, नदियों के द्वारा, अच्छा ऊपर तो समझा दी, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। यह मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा, देख लें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखिए राजस्थान में भी एक चक्री पट्टी के रूप में पाई जाती है, और गुजरात तक पाई जाती है। फिर इधर है ना, ये उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, पश्चिम बंगाल, और ये असम, ये पूरा धन का निशान जो बना है ये जलोढ़ मृदा का है। ठीक है, इसमें आप राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं। वैसे साधारण आपको कितना लिखना है मैं बताता हूँ, सुनिए। लिखना है जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। इस मृदा के 2 प्रकार हैं, उसकी आयु के आधार पर 2 प्रकार हैं, बांगर मृदा और खादर मृदा। यह उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। यह मृदा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान में निर्मित है, या इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, इतना लिख दोगे तो पर्याप्त है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस है ना, चूना, ये तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, और इसमें फसल होती है गन्ना, गेहूँ, चावल की। फसल कौन कौन सी होती है, गन्ना, गेहूँ, चावल। ठीक है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं पोटास, फास्फोरस और चूना। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम विस्तार से बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं आप लोग, इसलिए हम जो है कम ही बताएंगे आप लोगों को। काली मृदा, काली मृदा 1 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। काली मृदा को रेगुर के नाम से जाना जाता है, या रेगड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र हम बता रहे हैं, ये वाला दिख रहा है काला वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का कुछ हिस्सा है ना, मध्य प्रदेश में मालवा का ये पठार, तो ये पूरे भाग में काली मृदा पाई जाती है। ये भाग क्या था, प्रायद्वीप का जो पठार है ये दक्कन का पठार कहलाता है। तो दक्कन के पठार में ज्वालामुखी की घटना हुई, मतलब ये पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर ऐसी दरार पड़ी। तो दरार जब पड़ी तो दरार के पड़ने से लावा निकला, और लावा निकल के और आसपास की ज़मीन में क्या हो गया, फैल गया। तो ये जो बेसाल्ट चट्टान है, इसके टूटने से, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का प्रकार होता है, इसके टूटने से, मतलब ये तो बहुत कठोर शैल है, लेकिन
धीरे धीरे करके चट्टानें टूटती हैं, उसके टूटने के कारण से ये मिट्टी बनी। ये मिट्टी, इसका रंग काला होता है। और अब आप इसको लिखेंगे कैसे? काली मृदा जो होती है इसका निर्माण मतलब ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा हुआ। और ये जो मिट्टी है ये बेसाल्ट मतलब आग्नेय चट्टान के टूटने के कारण से इस मृदा का निर्माण हुआ है। ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र गुजरात है ना, ये है कौन सा? मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, महाराष्ट्र है ना, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में है ना, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ये मृदा पाई जाती है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। क्या लिखेंगे? अत्यंत उपजाऊ होती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक और आता है, इसमें पूछा जाता है काली मिट्टी में कौन सी कृषि होती है? काली मिट्टी में कौन सी कृषि होती है या कौन सी कृषि सर्वाधिक होती है? तो आप याद रखेंगे कपास की कृषि। ये क्वेश्चन आता ही आता है। या ये पूछ ले कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा काली मिट्टी होती है। तो ये क्या होती है? काली मिट्टी होती है। ये क्या नमी को ज़्यादा धारण करती है, लेकिन जब सूखती है तो सूखने के कारण से इसमें दरारें ज़्यादा आ जाती हैं। ये नमी धारण करने में बहुत सक्षम मिट्टी है। ये अत्यंत उपजाऊ मृदा है भारत की, जिसमें कपास की कृषि होती है। ठीक है। इस मिट्टी में भी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना ये तत्व पाए जाते हैं और इसमें फास्फोरस कम पाया जाता है। क्षेत्र हमने बता दिया, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। काली मृदा के बाद तीसरी मिट्टी है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है। कम वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। ठीक है। कम वर्षा वाले स्थानों में यह मृदा पाई जाती। इसका लाल रंग लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लौह धातु के प्रसार के कारण व पीला रंग जल योजन के कारण होता है। और ये भी मिट्टी जो है आग्नेय चट्टान पर ही बनी है। आग्नेय चट्टान इसका मूल सेल कहलाएगा। आग्नेय चट्टान जो है या रवेदार आग्नेय चट्टान है ना, इसके विखंडन से ये सेल मतलब ये जो मिट्टी ही ये बनी है, इसका रंग लाल और पीला होता है, इसीलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है। ये जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट का हिस्सा, नीचे वाला कर्नाटक का हिस्सा। तो ये जो बिंदु लगे हुए हैं ये लाल पीली मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में क्या होती है ना, ये जो है कम उपजाऊ क्षेत्र है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लाल पीली मृदा के बाद है अगली मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या होती है? ये जो है लेटर शब्द से बनी है, LATER, लेटर शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। मतलब ये जो है ईंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। जिन क्षेत्रों में आप लिखेंगे इसका जो लेटेराइट मिट्टी है ये आर्द्र और शुष्क ऋतु, आर्द्र व शुष्क ऋतु के बार बार बदलने के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। आर्द्र और शुष्क मतलब पानी गिरा बहुत ज़्यादा, लबालब पूरा भर गया पानी, एकदम बहुत पानी भर गया। और जब सूखी मिट्टी तो पूरा सूखा हो गया क्षेत्र। तो ये जो है मिट्टी बनती है कौन सी? लेटेराइट मृदा। ठीक है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, काजू मसाले, ये पूरा
क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके की लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लेकिन लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये उड़ीसा के भाग, ये मेघालय और असम वाला हिस्सा। और इसके बाद देखें अगर हम तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाला हिस्सा, जो ये अरावली पर्वत के पास वाला हिस्सा राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। इसमें काजू की कृषि, चाय की कृषि, बादाम की कृषि की जाती है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको। इसके बाद है अगली मिट्टी, हम डस्टर रखना भूल गए आज। अगली मृदा है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा नाम से ही है कि भाई यह मृदा मरुस्थल की है। तो मरुस्थल वाला भाग कौन सा है अपना? ये वाला हिस्सा जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थली भाग है, यहाँ पर क्या होता है? पानी कम मिलता है। मरुस्थली मृदा उन भागों में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है। यह मृदा अनुपजाऊ मृदा है, किंतु सिंचाई के द्वारा इस मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस मृदा में ह्यूमस एवं नमी मतलब समझ रहे हो? गीलापन। ह्यूमस एवं नमी की कमी पाई जाती है। भारत में इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बन जाएगा, आसान है। थार मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है, यह मृदा कम उपजाऊ होती है या बहुत कम उपजाऊ होती है, लेकिन अगर मनुष्य श्रम करे तो इस मिट्टी पर भी जो है सिंचाई, जैसे भारत के ये वाले भाग में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होने लगी इस वाले भाग में, तो ये भाग जो है अब उपजाऊ हो गया है। ठीक है, मनुष्य जहाँ श्रम करे वहाँ पर कोई चीज़ असंभव नहीं है, और बच्चे मेहनत करें तो सफलता उनके लिए असंभव नहीं है। आपका एक बेहतर प्रयास आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए प्रेरित भी करेगा, और आप जो है बहुत अच्छे अंक भी लाएंगे और बहुत अच्छे से पास भी होंगे। ठीक है, बस एक बात है, समझिए विषय वस्तु को, रटिए मत। ठीक है, इसके बाद है 6वें नंबर पे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को वन मृदा भी कहा जाता है, या पर्वतीय मृदा या वन मृदा। अब नाम से ही समझ गए होंगे ये पर्वत की बात हो रही है। तो पर्वत में क्या है? भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर, अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की जब वनस्पति पाई जाती है तो ऊंचाई के आधार पर इसकी जो मृदा है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। पर्वत के ऊपरी हिस्से अगर बर्फ से ढके हैं तो यहाँ मिट्टी पाए जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये अम्लीय मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि पत्ते गिरेंगे तो सड़ नहीं पाएंगे। तो ये वाला भाग जो है ये यहाँ पर अनुपजाऊ मृदा पाई जाएगी। सबसे निचले वाले जो हिस्से होंगे जहाँ पर नदियाँ आकर कुछ अवसाद जमा कर देती हैं, ये वाले भाग क्या होंगे? उपजाऊ होंगे। आप लिखेंगे पर्वतीय भाग या वन मृदा में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर, भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है,
पर्वत के या पर्वतीय भाग के निचले हिस्से पर पाई जाने वाली मृदा उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा देख लें इधर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में पाई जाती है। ये पूरे हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के 6 जो भाग हैं, 6 जो प्रकार हैं किसके? मिट्टी के। तो आप लोग जो है बने रहें, तैयारी करिए और अच्छे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना अच्छा बेहतर आप लोग कर पाएंगे। देखिए हर पॉइंट की मतलब जो हमने जितने भी पॉइंट बताए उसके 2-3 लाइनों में अगर आप डिटेल कर लेते हैं तो आप जो है पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, उनकी मुख्य बातें ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने थोड़ा विस्तार से ही बता दिया है, तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। 2-4 बार देखेंगे वीडियो तो आपको बनने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।